जय माता दी दोस्तों। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो जय माता दी लिखिएगा, फिर क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है वह एक बार जय माता दी लिखिएगा, लिंक को कॉपी करिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप अपने सभी ग्रुप्स में। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो देखिएगा, पेनकुनी महोत्सव जो है वह इंद्र देवता को समर्पित है। किसको? इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और यह कहाँ किया गया? तो केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। कहाँ पर? केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। केरल में क्या है? अष्टमुदी झील है, वेम्बनाड झील है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देख लीजिएगा, ये है तुम्हारा कौन सा, ये तैयारियाँ चल रही हैं पेनकुनी महोत्सव की, ये देखिएगा। ठीक है, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, ये सब आप लोग यहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आर दिनेश, संजीव पुरी, एनके ओझा, कल्याण चौबे। बताइएगा। और ये भी बताइएगा भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये भी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसके अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। कौन बने हैं? आर दिनेश बने हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष जो हैं वह संजीव पुरी बने हैं। कौन बने हैं? संजीव पुरी। ठीक है, एनके ओझा जो हैं वो कौन बने हैं, ये भी बताइएगा। अच्छा, स्थापना कब होती है ये भी आप लोग बताइएगा। तो स्थापना जो होती है भारतीय उद्योग परिसंघ की 1895 में, और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, एनके ओझा जो हैं वो मनरेगा के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। मनरेगा के 2 साल के लिए इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया है? G20 का शेरपा बताइएगा। G20 का शेरपा जो है वो किसको बनाया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। G20 का शेरपा किसको बनाया गया है? तो अमिताभ कांत को। किसको? अमिताभ कांत को। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली है, अध्यक्ष आर दिनेश हैं और उपाध्यक्ष संजीव पुरी बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताइएगा। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन में इसका भारत सदस्य कब बना, ये भी बताइएगा। भारत सदस्य कब बना? और देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को। किसको? अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। ठीक है, और यह 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय बना है। इन्होंने एरिस मारिया ओल्मेडा जो कि मैक्सिको के थे उनका स्थान ग्रहण किया है। और भारत इसका सदस्य कब बना है? 1995 में। कब बना है? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है विश्व व्यापार संगठन का, ये भी आप लोग बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसको भी बताइएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि समन्वित नौसैनिक अभ्यास कॉर्पेट भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ? बताइएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो यह कॉर्पेट का कौन सा संस्करण था,
तो यह चौथा संस्करण था। कौन सा नंबर का था? चौथा संस्करण था। और इसका जो है ये संपन्न कहाँ पर हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर इसको किया गया? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। ठीक है। चौथे नंबर का नौसैनिक अभ्यास था कॉर्पेट। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कोई और भी होता है? तो एक होता है बोंगो सागर। कौन सा होता है? बोंगो सागर होता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। एक संप्रति होता है। कौन सा होता है? संप्रति होता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। जो बांग्लादेश बोंगो सागर था, ये बांग्लादेश के पोर्ट मोगला में। कहाँ पर? बांग्लादेश के पोर्ट मोगला में इसका आयोजन किया गया था। और संप्रति का आयोजन जो है वो मेघालय के उमरोई में। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो देखिएगा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जो है वह उसके द्वारा जो है किसको 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में, इसको किया गया है। ठीक है, और पिछली बार जो था वो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा 2022 में इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा कि बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन रहा? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा? तो देखिएगा, बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पहले तो आप लोग ये बताइएगा, किसी को पता हो इसका आयोजन? तो देखिएगा, विजेता तो रहा है हरियाणा। कौन रहा है? विजेता रहा है हरियाणा। और अगर आपसे उप विजेता पूछ ले, कौन पूछ ले? उप विजेता पूछ ले तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है ये भी बताइएगा। तो आगरा के एकलव्य स्टेडियम में। किसमें? आगरा के एकलव्य स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और यह इसका कौन सा संस्करण था ये भी बताइएगा। कभी कभी संस्करण भी पूछ लेता है। तो यह इसका संस्करण था 6 नंबर का। कौन सा संस्करण था? 6 नंबर का संस्करण था। आयोजन आगरा के एकलव्य स्टेडियम में हुआ। विजेता कौन रहा है? हरियाणा। उपविजेता रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है हमारा कि नामसाई सीमा विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? असम मेघालय, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम मेघालय? बताइएगा। तो देखिएगा, नामसाई सीमा विवाद जो है वह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। किसके? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। देखिएगा, यह दोनों कितनी सीमा लगाते हैं? तो 804 किलोमीटर। ठीक है, 804 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। अब क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, संवैधानिक सीमा के भीतर जो 123 गांव थे उनमें से 28 गांव जो हैं वो अब अरुणाचल प्रदेश के साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि नामसाई सीमा विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के। असम की राजधानी क्या है जल्दी से बताइएगा। तो असम की राजधानी है दिसपुर। और अरुणाचल प्रदेश की आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बालखस झील कजाकिस्तान, नासिर झील उज्बेकिस्तान, ओनेगा झील रूस या मैकाई झील ऑस्ट्रेलिया? तो बताइएगा आप लोगों का सातवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वह सुमेलित नहीं है कि बालखस झील कजाकिस्तान में है, नासिर झील उज्बेकिस्तान में है, ओनेगा झील रूस में है या मैकाई झील ऑस्ट्रेलिया में है? तो देखिएगा, जो आपका नासिर झील है यह उज्बेकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में नहीं है तो फिर कहाँ पर है? तो यह मिस्र में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? मिस्र में है। और इसी नासिर झील से, ठीक है, इस नासिर झील के ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? याद रखिएगा,
कर्क रेखा जो है इस नासिर झील से गुजरती है। ठीक है, मिस्र यहाँ पर क्या है, तो इसको नील नदी की सभ्यता कहा जाता है या नील नदी की देन कहा जाता है। ठीक है, इसी नील नदी पर मिस्र में आशबान बांध है। क्या है? आशबान बांध है। मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाश वर्ष है, किलोमीटर है, पार्सेक है या मीटर है? बताइएगा। तो देखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पार्सेक है। क्या है? पार्सेक है। देखिएगा, एक पार्सेक में 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पार्सेक होता है। क्या होता है? पार्सेक होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक पार्सेक में मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में लिखिएगा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ने के बाद हाथ पीछे खींचना न्यूटन का कौन सा नियम है? बताइएगा। प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है? तो देखिएगा, खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ने के बाद हाथ पीछे खींचना, तो यह गति के परिवर्तन की दर को उस पर लागू बल के बराबर होता है, जिसमें गति परिवर्तन हमेशा लागू बल की दिशा में होता है। जिधर बल लगेगा उसी दिशा में होगा। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो त्वरण कम होगा, परंतु अगर द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण अधिक होगा। जैसे, तो यह कौन सा नियम होता है? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है। जैसे कि कोई खिलाड़ी जो होता है वो जब अपनी जीत के लिए जो लाइन क्रॉस करता है तो तुमने देखा होगा वो तुरंत लाइन पे नहीं रुकता है, कुछ आगे दौड़ जाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? द्वितीय नियम के द्वारा। जो प्रथम नियम होता है न्यूटन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जड़त्व का नियम कहते हैं। और तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले का पीछे हटना और उसके ऊपर धक्का लगना, तो यह तृतीय नियम का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9वें प्रश्न का? बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन, श्रवणबेलगोला? तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसने मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके की। और इसी के दरबार में कौन रहता था? चाणक्य रहता था। कौन रहता था? चाणक्य। चाणक्य को ही हम लोग क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। और कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके साथ में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, कौन आया? मेगास्थनीज आया। और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका पुस्तक की रचना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो श्रवणबेलगोला में हुई। कहाँ पर हुई? श्रवणबेलगोला में हुई, याद रखिएगा। ठीक है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और किस पद्धति से हुई? तो संलेखना पद्धति। मतलब यह भूखे रहकर, मतलब आप ये समझ सकते हो उपवास करके जो है इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और यह कौन से धर्म को मानता था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भद्रबाहु से। जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद राजा कौन बनता है? तो बिंदुसार बनता है, जो कि इसका पुत्र होता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े। 11वां प्रश्न है हमारा कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, हसन गंगू, हरिहर और बुक्का या कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइएगा। तो देखिएगा, बहमनी राज्य की स्थापना जो है वह हसन गंगू ने कब की? 1347 में। कब की बच्चा? 1347 में, जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था भारत का राजा था, उसी समय में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी जो है वो कौन सी बनाई? गुलबर्गा बनाई। कौन सी बनाई? गुलबर्गा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहमनी राज्य की स्थापना के समय इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी मराठी। ठीक है। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। अपने पिता संगम जो थे उनके नाम पर इसने संगम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग? बताइएगा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो होती हैं, देखिएगा, अलकनंदा नदी इधर से आती है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को जो है वह रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है। विष्णुप्रयाग क्या होता है? तो धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। ठीक है। जब इन दो नदियों का संगम होता है तो उसको विष्णुप्रयाग कहा जाता है। और जब कर्णप्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। और देवप्रयाग जो है वह अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी के मिलने से बनता है। और यहीं से जो है इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ठीक है। यहाँ से इस नदी का नाम बदलकर क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? मूंगफली, मटर, कपास, बाजरा? तो देखिएगा, रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा। तो मटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मटर। एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा, रबी की फसलें कौन सी हो जाएंगी? गेहूं, सरसों, चना, मटर, राई, अलसी। ठीक है। और एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा खरीफ की फसल। कौन सी? तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? धान, गन्ना, मूंगफली, बाजरा, कपास, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, तिलहन आदि। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? थोरियम, यूरेनियम, बॉक्साइट या चांदी? बताइएगा, बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, जादूगोड़ा की खान जो है वो पहली बात तो किस राज्य में है ये भी बताइएगा। तो जादूगोड़ा की खान जो है वो झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा राज्य? झारखंड हो जाएगा। ठीक है। थोरियम जो है, थोरियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक थोरियम का कौन है? तो भारत है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पर होता है? तो केरल में। ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। उत्पादन और भंडारण दोनों में।
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है बच्चा? राजस्थान है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जादूगोड़ा की खान जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 15वां प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 23 मई 2011, 10 अगस्त 2015, 14 फरवरी 2017 या 8 नवंबर 2016। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि एक रात में मोदी जी आए थे और क्या बोले थे? भाइयों और बहनों, आज से पुराने नोटों का प्रचलन खत्म, नए नोट लागू। हाँ, तो बताइएगा, नए जब नोटबंदी की थी तो कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। कब? 8 नवंबर 2016 को की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 23 मई 2011 को भारत में रुपए कार्ड का शुभारंभ, किसका? रुपए कार्ड का शुभारंभ हुआ। और रुपए कार्ड का शुभारंभ कहाँ से होता है? ये भी याद रखिएगा, तो काशी गोमती ग्रामीण बैंक से। काशी गोमती ग्रामीण बैंक से, ठीक है। यहाँ का पहला डेबिट कार्ड जो था उसको रुपए कार्ड में परिवर्तित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रुपए कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर कुछ लोगों ने दिए हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाए हैं। जैसे कि निशा ने दिया था, मैंने पूछा था कि तारे का रंग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। बिल्कुल सही आंसर है उसका निशा का, ठीक है। निशा, आपने बढ़िया मेहनत की है। फिर मैंने प्रश्न पूछा था दूसरा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा था, तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी हैं। बिल्कुल सही है बच्चा। फिर मैंने पूछा था सागौन के जंगल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो कल्याण सिंह रावत को, ठीक है। किसको? कल्याण सिंह रावत को। तो भाई एक बार निशा के लिए सभी लोग ज़बरदस्त तालियां बजाइएगा, उसके 4 के चारों प्रश्न सही थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में श्रेया मिश्रा ने भी आंसर दिए थे, अखिलेश ने भी, समीक्षा ने भी आंसर किए थे। तो देखिएगा, श्रेया जी ने भी कहा था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन मैंने जो था वो भारतीय गवर्नर जनरल पूछा था, ठीक है। हालांकि आपके हिसाब से प्रश्न सही है, लेकिन जो मैंने पूछा था उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कलर ऑफ बायर डिपेंड्स ऑन इट्स, सही बात है, बिल्कुल टेम्परेचर पे है। और टेक फॉरेस्ट जो है वो एमपी में पाए जाते हैं। भाई अखिलेश, तुम अपनी राइटिंग थोड़ा सा सुधार लो, मतलब चीज़ें। सगोने का जंगल, सगोने का नहीं बेटा, सागौन का जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में है। समीक्षा ने भी आंसर दिया था कि तारों का रंग तापमान पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी सही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन नहीं थे, ठीक है। तो समीक्षा, आपका तीसरा आंसर गलत है। देखिएगा, मैं ये आंसर इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ कि अगर आप कुछ गलत कर दें तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो समीक्षा, आपका तीसरा प्रश्न गलत था। और स्वतंत्र भारत के, नहीं ये सही था तुम्हारा तीसरा वाला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, तीसरा सही था। चौथा वाला गलत है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो ये चौथा वाला गलत है, इसको सही कर लेना। और अगला था कि सागौन के जंगल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, ये भी सही था तुम्हारा बेटा। और इसके साथ में कि उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक कल्याण सिंह रावत को कहा गया। और भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं है। अखिलेश, इसको थोड़ा सा सही करिएगा। अखिलेश, गूगल पे सर्च कर लिया करो, जैसे तुम कल कह रहे थे गूगल पे नहीं सर्च करेंगे। भाई अगर सर्च करोगे तो तुमको ही याद होगा, हमको थोड़ी याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश, समीक्षा, निशा, श्रेया, आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिएगा। अब देखिएगा, कुछ हमारे वही जलेबी वाले प्रश्न हैं जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं। बताइएगा कि भारत के किस राज्य में नौगम्य लंबाई सबसे अधिक है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन सा बना है? और हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो देखिएगा, भारत के किस राज्य में नौगम्य लंबाई जो है वो सबसे अधिक है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में।
देखिए मैं तटरेखा वाला राज्य नहीं पूछ रहा हूँ, नौगम में लंबाई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा बना है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो है वह हैदरपुर आर्द्रभूमि है और इसको एक रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? और स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो के सच्चिदानंद को। किसको बच्चा? के सच्चिदानंद। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये 10-12 प्रश्न लगते हैं? अगर टोटल पूरी क्लास के अगर प्रश्न आपको लिखने पड़े ना तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। और यह कब बनी थी? 1994 में। कब बनी थी बेटा? 1994 में। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी जो पेले थे इनका निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित थे? ब्राज़ील से। ठीक है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न था, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर में। कहाँ पर हुआ बच्चा? इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2 प्रश्न और बचे हैं, ये भी बता दीजिएगा कि आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की और किस शासक को जगबेटकर कहा जाता था? ठीक है, तो आदिवासी मंत्रालय ने अमेजन, किसके साथ में? अमेजन कंपनी के साथ में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है। और किस शासक को जगबेटकर कहा जाता था? तो देखिएगा इसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। क्या कहा जाता था? हाथियों का शिकारी, इसका अर्थ होता है। और यह किसको कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब वही देखिएगा, कुछ प्रश्न हैं होमवर्क के लिए, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, और सभी लोग आंसर करिएगा तो ठीक रहता है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट लगा पाऊँगा। कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, इन प्रश्नों का आप लोग जो है वह स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और जब क्लास खत्म हो जाए तब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि जो मैं कंटेंट आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट है? क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ इससे कुछ बेनिफिट है, या खाली 30-35 मिनट आते हैं फालतू बोल के चले जाते हैं? ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, और एक पॉजिटिव कमेंट भी आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए बाकी फिर सभी को हम लोग नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।